26 अक्टूबर 2024 विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर ऑटोमिस हॉस्पिटल में पिछले महीने शुरू किए गए अपने नवीनतम समय अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। समय जो स्ट्रोक एक्टिव विद इन मिनट्स एट 2 इयर्स के लिए खड़ा है, स्ट्रोक की देखभाल में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। अपनी शुरुआत के बाद से समय अभियान ने स्ट्रोक के परिणामों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। स्ट्रोक रोगियों को तत्काल और विशेष देखभाल प्रदान करके ऑटोमिस हॉस्पिटल ने उपचार के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे बेहतर रोगी परिणाम और कम विकलांगता हुई है। समय अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है उपचार के समय में कमी, रोगियों को महत्वपूर्ण देखभाल एक तेजी से पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे बेहतर जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। बेहतर रोगी परिणाम, समय ने स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए बेहतर कार्यात्मक रिकवरी और कम दीर्घकालीन विकलांगता में योगदान दिया है। जागरूकता में वृद्धि, अभियान ने स्ट्रोक की रोकथाम और तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई है। न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक सर्विसेज के प्रमुख डॉक्टर सुमित सिंह के अनुसार समय स्ट्रोक की देखभाल में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। तेजी से और प्रभावी उपचार प्रदान करके हम जीवन बचा रहे हैं और स्ट्रोक सर्वाइवर के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शुरुआती हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर हम सामूहिक रूप से भारत में स्ट्रोक के बोझ को कम कर सकते हैं। आइए एक साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। ऑटोमिस हॉस्पिटल्स स्ट्रोक की देखभाल को आगे बढ़ाने और रोगी परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समय अभियान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का भाव है। समर्पण का प्रमाण है। न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर तारिक मतीन ने कहा, समय की सफलता हमारी टीम के समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है। हम भारत में स्ट्रोक की देखभाल में सबसे आगे रहने पर गर्व है। न्यूरो एनेस्थीसिया एंड न्यूरो क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर सौरभ आनंद ने कहा, समय ने तीव्र स्ट्रोक के प्रबंधन के तरीके को बदल दिया। हमारा व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि रोगियों को अस्पताल पहुंचने के क्षण से सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए स्ट्रोक की रोकथाम को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि हर स्ट्रोक रोगी को समय पर और प्रभावी देखभाल मिले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही, धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है और कुछ समय बाद जो डैमेज होगा वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसके स्ट्रोक के दो जो इस्कीमिक स्ट्रोक है उसमें एक तो दवाई से एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई होती है जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट सही समय पर आ गया है, 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो आ गया है, और तब हम उसे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करके एक दवाई देते हैं। पर ये दवाई भी जितना जल्दी आए मरीज़, उतना मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4.5 घंटे तक हम आराम से बैठे रहेंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज़ को लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा। तो कई ऐसे क्लॉट होते हैं जिसमें आईवी थ्रोम्बोलिसिस उतना इफेक्टिव नहीं होता, जैसे कोई बड़ी वेसल ऑक्लूड होना। तो उस केस में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बारे में सर बताएंगे कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इस्कीमिक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, ब्लॉकेज हो गई और खून की सप्लाई ब्रेन की कोशिकाओं को नहीं जा रही। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ब्रेन की कोशिकाएं वंस इन लाइफ टाइम मिलती, वो रीजनरेट नहीं होती। एक बार डेड तो डेड। बट ऊपर वाले ने जब ये दिया तो ब्रेन को दूसरी चीज़, एक ऑल्टरनेट चीज़ दे दी जिसे कहा गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं अगर वो बच गई तो वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेंगी। अगर हमें ब्लॉकेज है तो हम ब्लॉकेज को जितनी से जल्दी खोल पाएँ तो हम सेल्स को बचा पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन के हिस्से को सर्वाइव करने में हेल्प किया रहेगा, तो रिकवरी बेहतर होगी इस तरह के मरीज़ों में। तो 1996 में
एक दवा का अप्रूवल आया जिससे क्लॉट लाइटिंग ड्रग कहा जाता है, लेकिन उससे बड़े क्लॉट्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। 20 से 25% ही बड़े क्लॉट्स या बड़े स्ट्रोक में उनमें फ़ायदा हो रहा था। 2015 में गाइडलाइन आई 2015 में कि क्या इस तरह की बड़े क्लॉट्स को, जहां एक निराशावाद का, निहिलिज्म का अप्रोच आ गया था कि इस तरह के स्ट्रोक तो रिहैबिलिटेशन में चले जाते हैं और ये मरीज़ जो है ज़िंदगी भर बेड पे पड़ा रहता है और इसका आगे जो है अब कभी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं हो सकता अगर बड़ा स्ट्रोक हो गया, और हमेशा से वो परिवार पे डिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। 2015 में इस बड़े स्ट्रोक को रिकवर कराने के लिए एक रिवोल्यूशनरी थेरेपी को अप्रूवल, जो पहले से चल रही थी लेकिन उसको अप्रूवल स्ट्रोक एसोसिएशन ने मान्यता दे दी, जो टॉप मोस्ट एविडेंस, मतलब क्लास 1 लेवल ऑफ एविडेंस है ये। मतलब किसी भी अगर इस तरह का पद्धति को इस तरह की मान्यता मिलती है, मतलब इसका करना ज़रूरी है, इस तरह के स्ट्रोक में इसका करना बिल्कुल ज़रूरी है। इस पद्धति में क्लॉट को निकाला जाता है पैर के रास्ते या हाथ के रास्ते, और स्पेशल तरह के कैथलैब्स होती हैं जिसे न्यूरो कैथलैब्स DSA लैब कहा जाता है। तो जब हम ये बात करते हैं इस तरह के बड़े वेसल स्ट्रोक का, तो अब हमारे पास एक शब्द आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर। कहाँ ये अवेलेबल है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर, ये हर जगह अवेलेबल है। इनफैक्ट हम क्लॉट लाइटिंग दवा की बात करते हैं ना, तो वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम अभी क्लॉट लाइटिक दवा जो है वो 2 से 3% ही पॉपुलेशन में जिन लोगों को ज़रूरत होती है उससे भी कम परसेंटेज में लोगों को मिल पा रही। तो इस तरह की जो थेरेपी है, जो ये बड़े वेसल की थ्रोम्बेक्टमी की स्ट्रैटेजी है, ये 30% ऑफ टोटल स्ट्रोक होते हैं, 30 से 35%, लेकिन स्ट्रोक से होने वाली डिसेबिलिटी और मौतों का ये ऑलमोस्ट 75 से 80% कारण ये बड़े वेसल का स्ट्रोक होते हैं। तो इन तरह के पेशेंट्स में हम कैथ लैब में ले जाके, कुछ ज़्यादातर केसेस में 6 घंटे में, और कुछ केसेस में जहां हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास टिश्यू बचाने के लिए, तो हम 24 घंटे तक ये थेरेपी करते हैं। तो ये जो स्पेशलिटी है इसे न्यूरो इंटरवेंशन की स्पेशलिटी कहा जाता है। ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रोक टीम है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट में, जिसमें सब लोगों का, काफ़ी सारे मेंबर्स का होना ज़रूरी है और सबकी तालमेल के साथ एक हम अच्छा आउटकम का ये देते हैं। तो ये न्यूरो इंटरवेंशन टीम का ये पार्ट है जिसमें थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर किया जाता है। सो जैसे डॉक्टर तारिक ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव टीम की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर किसका मतलब, सारे लोग जो उस पेशेंट को बचाने के लिए लगते हैं, पूरी टीम लगती है। उस टीम में न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंटर में रहते हैं। हम सबके साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही पेशेंट अराइव होता है ER के अंदर, उसके स्ट्रोक किस तरीके का हुआ, जैसे डॉक्टर तारिक ने बोला बड़े वेसल का स्ट्रोक हुआ है या किसी छोटे वेसल का स्ट्रोक हुआ, उसको करने के लिए सबसे पहले MRI की ज़रूरत पड़ती है। जब MRI के लिए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स चूँकि अपने होशो हवास में नहीं होते हैं, तो उनको सिडेशन लगता है, सुलाने की ज़रूरत पड़ती है कि ताकि वो अपनी गर्दन ना हिलाएं उस MRI के अंदर और उनकी इमेजिंग ठीक से आ सके। तो वहाँ से ही एनेस्थीसिया या न्यूरो एनेस्थीसिया या न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का काम शुरू हो जाता है। वहाँ से जब वो उसको सुलाते हैं तो वो ये भी ख्याल रखते हैं कि वो सुलाने की दवाई ज़्यादा ना हो ताकि उसका असेसमेंट भी हो सके, और प्लस वो ऐसी अगर सिचुएशन में है कि वो अपनी ही बलगम को अगर अपनी छाती में ले जाएं तो उस टाइम पे कई सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। प्लस जिस तरीके के ये पेशेंट होते हैं, ये एक उम्र दराज पेशेंट की बीमारी है। वैसे आजकल के टाइम में यंग स्ट्रोक भी आने लगे हैं लाइफस्टाइल्स की वजह से, मगर ऐसे पेशेंट्स को कई बार सिर्फ दिमाग की ही प्रॉब्लम नहीं आती, उनके हार्ट की वेसल्स भी ब्लॉक हो रखी होती है। तो ऐसे समय में उनको कार्डियक मॉनिटरिंग, और साथ में कई बार वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि उनको ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पर डाल के ही MRI से शुरुआत होती है। फिर वहाँ से हम ऐसे पेशेंट्स को, अगर क्लॉट बस्टिंग के बाद इनको हमें DSA लैब ले जाना पड़ता है वो क्लॉट को निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम वहीं पे रहती है। वो ना सिर्फ उसको सिडेशन देती है, वो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखती है कि ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर लेवल से कम जाता है तो उसको रिपीट स्ट्रोक होने के या और दिमाग में और चीज़ों के डैमेज होने के खतरा बना रहता है। और अगर जब क्लॉट निकल जाता है तो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, नहीं तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा बना रहता है। और फिर यही पेशेंट वापस से ICU में आते हैं, वहाँ पे भी जो केयर है वो न्यूरो इंटेंसिव केयर की टीम उसको देख रही है। तो ये एक पूरे टाइम हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टीम कवर की वजह से
ऐसे पेशेंट्स और ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स निकल पाते हैं, जिसमें आईसीयू की टीम का और न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम का, और चूंकि हमारे यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर की टीम मैं ही हेड करता हूँ, तो ये एक पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है कि उसको प्री प्रोसीजर से ही पता होता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और अंदर जाके हम लोग उसको आईसीयू के अंदर भी वही कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर दे पाएँ। प्रिवेंशन एंड स्ट्रोक यूनिट। यस, नमस्कार। जैसे आपने अभी तक सुना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट क्या चीज़ होती है, जिसमें जैसे ही मरीज़ किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम के साथ किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में अराइव करता है, तो वहाँ से उसकी असेसमेंट चालू होती है। पहले ये डिवाइड किया जाता है कि क्या किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्या वो ब्लॉकेज के कारण है या वो ब्रेन हेमरेज के कारण है। तो जैसे हैं ऐसे स्ट्रोक के, तो सबसे मुख्य कारण जो जैसे मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल की दो कैटेगरीज बताई गई रिस्क फैक्टर्स की, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं जब हम किसी के अंदर ये रिस्क फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करते हैं जब उसको ज़िंदगी में कभी पहली बार भी स्ट्रोक नहीं हुआ। मगर एक बार अगर स्ट्रोक किसी को हो चुका है तो दोबारा ऐसा स्ट्रोक ना हो, तो उसके लिए भी इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक एक करके उसके ऑप्टिमल ट्रीटमेंट की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की प्राइमरी प्रिवेंशन में। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट क्या हम छोड़ दें, हमें फ़ायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि जो सिम्टम उस पर्टिकुलर स्ट्रोक से उत्पन्न हुए हैं वो वैसे धीरे धीरे सुधार आता है। तो उनको लगता है कि जो मेरे को एक क्लॉट डिज़ोल्व करने के लिए या नया क्लॉट बनने से रोकने वाली चाहे एक 70 पैसे की गोली एस्पिरिन है, क्या मुझे बंद कर देनी चाहिए? तो हाँ, आंसर है नहीं, क्योंकि वही है जो एक सेकेंडरी प्रिवेंशन में भी पार्टिसिपेट कर रही है। आपका उतना ही ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, चाहे वो एक्यूट फेज़ है जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि एकदम बहुत कंट्रोल नहीं करना, शुगर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, एक और रिस्क फैक्टर जिसके अंदर बहुत कॉमनली यंग पॉपुलेशन में और देखा जा रहा है जो एक वजन रिलेटेड है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जो खराटे सुने होंगे बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, रात को उनके ऑक्सीजन की मात्रा गिरती है। ये ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो बहुत इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करके हम सेकेंडरी स्ट्रोक को भी सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, अगला स्ट्रोक भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक आता है कि इन पेशेंट्स का क्रॉनिक फॉलोअप, जब वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद चाहे वो रिहैबिलिटेशन के सर्विसेज में जाते हैं, चाहे वो फॉलोअप के लिए आते हैं, तब उनको एक कांस्टेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन और एक गाइडेंस देना। हम हमेशा बताते हैं कि स्ट्रोक की रिकवरी कुदरती है, मगर उसके लिए एक माहौल बनाना, उस स्ट्रोक के लिए रिकवरी करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उस स्ट्रोक के लिए दवा लेना। तो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजियोथेरेपी, आपके रिस्क फैक्टर्स का ट्रीटमेंट, उनकी ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अभिन्न अंग है। और जैसे आपने अभी तक देखा, हमारी टीम एक स्पोक और हब मॉडल में काम कर रहा था। समय आपने हमारी टीम का जो एक स्लोगन है स्ट्रोक मैनेजमेंट में, तो उसका एक और अभिन्न अंग है कि हम पेरिफेरी में भी जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के फिजिशियंस हैं, उनकी भी टाइम टू टाइम CMEs होल्ड करते रहते हैं, ताकि वो इस सारी पद्धति और इस टेक्नोलॉजी से अवगत रहें और पेशेंट्स को टाइम रहते आइडेंटिफाई कर सकें और टाइम रहते प्रॉपर तरीके से रेफ़र भी कर पाएं। ये भी जो आपके माध्यम से हम जनता के पास एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि स्ट्रोक में जो समय की वैल्यू है उसको करना है। तो समय रहते अगर आएंगे तभी वो गोल्डन पीरियड को हम पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे किसी की नीचे डाउन कोई बात नहीं, वही रहेगा किसी की कोई बात है। ये भी लगा लूँ, चल भी रहा है ये? हाँ, चलता था। सर ये कॉमन बाइट है, आप एक बार इसको अच्छा, कॉमन बाइट है। हाँ, कॉमन बाइट है, सभी लोग लेंगे। आप लगा लीजिए, फिर मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना, बाकियों की नहीं देगी। सब कुछ नहीं पड़ेगी सर, आप लगाए रखें। हाँ, ये लगे रहेंगे ना, सब कुछ सबकी आवाज़ नहीं आएगी ना। हाँ जी, बताइए। अभी जैसे तो वैसे उन्होंने बताया है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय जो आपने अपनी पद्धति के अंदर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मनाता है आर्टेमिस हॉस्पिटल, तो ये समय क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि स्टॉक, एक्टिंग, मिनट्स, एड्स और ईयर आपने पाँचों चीज़ दी है।
हमने बेसिकली अंग्रेज़ी को थोड़ा सा हिंदी रूपांतर कर दिया। तो टाइम इज़ ब्रेन ये बोला जाता है सारे विश्व में कि जब भी स्ट्रोक है तो आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो उस टाइम को हमने समय में कन्वर्ट कर दिया और एक निमोनिक बनाया कि समय इज़ इक्विवेलेंट टू टाइम। तो स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स। तो वो जो क्षण आप बचाते हैं उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई साल जुड़ जाते हैं। ये है समय का प्रोग्राम। क्या कारण है स्ट्रोक बढ़ने के? लक्षण क्या है सर, ये बताइए। जैसा डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया आपको, मुंह का टेढ़ा होना या मुंह का सुन्न होना, शरीर का एक साइड काम ना करना या सुन्न हो जाना, बहुत तेज़ चक्कर आना, ऐसा लगना कि बहुत तेज़ सर में दर्द हुआ जिसमें ऐसा लगे कि सर फट गया है, डबल विजन या इम्बैलेंस। ये 5 या 6 मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसका कारण 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो कोई खून की नस बंद होने की वजह से होता है स्ट्रोक, जिसे इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और नस फटने से स्ट्रोक होता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यदि कारणों का विषय समझा जाए तो कोई एक कारण नहीं है जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड एज, मेल सेक्स, पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन, ये तो वो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, बॉडी में विटामिन्स की कमी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रोक के इंडिकेशंस बढ़ाती चली जाती हैं। तो यदि शुगर है मान लीजिए, तो रिस्क होने का, स्ट्रोक का रिस्क होने के चांस यदि 2% हैं, तो अगर जो वो रिस्क के साथ में ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाता है तो वो 10% हो जाते हैं। उसके साथ में यदि स्मोकिंग जुड़ जाती है वो 20% हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जैसे जैसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। किस एज में ज़्यादा पाया जा रहा है ये? किसी भी एज में हो सकता है। यंग में ज़्यादा आजकल आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद जो स्ट्रोक की रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। पहले अभी बताया मैंने, हेमरेजिक और इस्चेमिक, खून की नस बंद होने के कारण और खून की नस फटने के कारण। नहीं जी, बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे बता 2.5 मिनट में अगर डेथ हो जाती है तो इसके लिए क्या समाधान है? कोई है? क्या जी? बताते हैं कि 4 मिनट के ना 3.5 घंटे। हाँ हाँ, 3.5 नहीं 4.5 घंटे है नहीं हो एक्चुअली। रही है। ब्रेन के डॉक्टर के पास सेल्स, पहुंचना है। नहीं ये नहीं है। ब्रेन के सेल्स प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। एक क्षण में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब 10 सेकंड में कितने हो गए? 4 करोड़। 10 मिनट में कितने हो गए सोचिए। तो इसी प्रकार से ब्रेन में 3 खरब सेल्स हैं। अगर जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज़ को ज़िंदा करना संभव है। तो उन खून की नसों को खोलने के लिए 2 पद्धति हैं, एक इंजेक्शन की पद्धति और एक खून की नस में तार डालकर उस क्लॉट को खींचने की पद्धति, क्लॉट बस्टिंग एंड क्लॉट रिट्रीवल। डॉक्टर सुनील जी, आप आर्टिमिस हॉस्पिटल की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़गांव और देश के सभी नागरिकों को? क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, उस समय पटाखे को लेकर भी जगह जगह स्मोक को लेकर बैन है। ये एक पॉलिटिकल विषय है, इसके विषय में मैं पटाखों के विषय में तो कुछ नहीं बोलूँगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जब स्ट्रोक होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है और क्या जी? ब्लड की मात्रा कितनी रहती है? समझा नहीं मैं। अगर जब स्ट्रोक होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो ब्लड की भी घट जाती है? नहीं जी, बंद हो जाती है, बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ऑक्सीजन खत्म होती है तभी तो डेथ होती है सेल्स की। चांसेस कितने होते हैं? रिकवरी इस बात पर निर्भर है कि डैमेज कितना हुआ। आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए आपका हाथ का अंगूठा कट गया, ये दोबारा उग नहीं सकता, तो ये बाकी 4 उंगलियां जोड़ तोड़ करके इस अंगूठे का काम करना शुरू करेंगी, बट ये अंगूठा नहीं उगेगा। बट ये हमारा अंगूठा है, ये 80% काम करता है हाथ का, तो आपका हाथ बेकार हो जाएगा, 20% ही काम कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये वाली छोटी उंगली यदि डैमेज हो जाए, कट जाए, तो हमारी 4 उंगलियां 80% 90% काम कर पाएंगी हाथ का। तो जितना बड़ा डैमेज उतनी कम रिकवरी।
इसेमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक के गोल्डन आवर सेम ही होते हैं? नहीं, उतना हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए